वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस क्लास। आज हम ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बुक 3 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में कुछ अहम मालूमात या उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझने के हिसाब से अगर हम वो समझ लेते हैं तो वो हम पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 7 एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पेज 61। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हर चैप्टर का जो टॉपिक होता है, ये जो टाइटल होता है, वो आपको स्टूडेंट को समझना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। अगर वो टॉपिक के बारे में जिस तरह के टॉपिक के नाम से ज़ाहिर हो रहा तो समझ जाएगा बच्चा कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे, तो उसको आसानी रहेगी चैप्टर में दी गई इंफॉर्मेशन को समझने में। इसमें मालूमात कौन सी हैं? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो पाकिस्तान की हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6, वो था ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से। ठीक हो गया ना? तो ये उसी का तसलसल है, या उसी को हम कहेंगे उसकी ही एक तरह से नेक्स्ट फॉर्म है, अगला जो एक ग्रेजुअली अगला स्टेप है। चैप्टर नंबर 7 वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है। सबसे पहले डिफ़ाइन करना आना चाहिए स्टूडेंट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का। सोशल स्टडीज़ जो क्लास 3, 4, 5 या आफ्टर क्लास 4, आई थिंक कि ये सोशल स्टडीज़ में बताया गया होता है कि एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है। क्लास 6 में से तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि क्लास 6 में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हमने देखा है कि एक्सपोर्ट की डेफिनेशन होती है, इंपोर्ट की भी डेफिनेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी बताया गया है। क्लास 8 में उसको मज़ीद ज़रा उसको जिसे हम कहते हैं एक्सपेंड करके या ज़्यादा वजाहत के साथ उसको समझाया गया है, या किसी और हवाले से समझाया गया है। ये हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन तो वही रहेंगी। तो व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट्स उन आइटम्स को कहते हैं जो किसी मुल्क से बाहर के मुल्क में बेची जाती हैं और भेजी जाती हैं बराए फ़रोख्त। ठीक है, अब देखें, और इसको याद इस तरह भी रखा जा सकता है, आसानी है। पोर्ट्स, पोर्ट का मतलब होता है जिस तरह की कोई भी जो बंदरगाह है या जो कोई सी पोर्ट, कोई मुल्क की जो सरहद है, उसके ज़रिए, जिस तरह हम कहते हैं पासपोर्ट। तो पोर्ट जो होता है किसी मुल्क की जो बाउंड्री होती है उसको क्रॉस करने के लिए जो पास होता है, जो इजाज़तनामा होता है, उसको हम पासपोर्ट कहेंगे। इसी तरीके से एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब है एग्ज़िट, यानी कि वो एग्ज़िट की जो चीज़ें एग्ज़िट हो रही हैं पोर्ट से, बाहर के मुल्क में जा रही हैं, तो वो एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स आर गुड्स विच आर सेंट आउट ऑफ द कंट्री फॉर सेल। सिंपल सी बात है, ये आपने याद रखना है कि पोर्ट्स और एक्स यानी कि एग्ज़िट, अगर एग्ज़िट कोई चीज़ हो रही है यानी कि बाहर के मुल्क में भिजवाई जा रही है सेल आउट करने के लिए, तो वो एक्सपोर्ट्स हैं। इम्पोर्ट, इम का मतलब है इन, यानी कि इनसाइड आ रही है पोर्ट्स के। ठीक हो गया? तो इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स आर गुड्स विच आर ब्रॉट इनटू द कंट्री फ्रॉम ओवरसीज, समुंदर पार किसी और मुल्क से, चाहे वो साथ वाला नेबरिंग कंट्री है या चाहे वो बहुत दूर का कोई कंट्री है। और हर मुल्क जो है दूसरे ममालिक से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट तो चलें ठीक है, मान लिया कि फ़ायदा है उसमें, वो तो करना ही होता है अपने मुल्क के बेहतरी के लिए या फ़ायदे के लिए या तिजारती नफ़े के लिए। ठीक है, वेल, ताकि मुल्क के अंदर जो है बेहतर हालात हो सकें इकॉनमी के भी। लेकिन इंपोर्ट भी करना ज़रूरी होता है। कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो किसी भी मुल्क से कोई चीज़ नहीं मंगवा रहा, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि अगर हमने कोई चीज़ बनानी भी है इंडस्ट्रियल प्रोसेस की मदद से, तो उसके लिए अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल भी बाहर के मुल्क से मंगवाया जाता है, तो उससे कोई चीज़ फिर बनाई जाती है, तो वो भी इंपोर्ट्स आइटम्स में आएगा ना, वो रॉ मटेरियल में आ जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्या है। तो ये डेफिनेशन होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है जिस तरह के आमतौर पे इसको ना एज ए ज़ाहिर किया जाता है एक तरह से इसकी शक्ल में, जैसा तराजू की शक्ल में, कि अगर किसी भी मुल्क की जो इंपोर्ट्स हैं वो कम वैल्यू की हैं या वो कम तादाद की हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, तो एक्सपोर्ट्स का जो वज़न है, जो वेटेज है, वो भारी है, वो नीचे की तरफ है। तो ये प्रॉस्पेरिटी के साइन है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है ये खुशहाली की अलामत है, ये बहुत ज़्यादा बेहतरी की अलामत है। जबकि अगर कोई मुल्क ऐसा है जिसमें एक्सपोर्ट्स आइटम्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, जबकि इंपोर्ट्स आइटम्स में जिसमें मशीनरी है, मोटर की चीज़ें हैं, अगर हम पाकिस्तान को भी इसी कंडीशन यहाँ पे ही रख लें तो ये बात दुरुस्त समझी जा सकती है।
क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमेशा से नेगेटिव में ही रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स आइटम्स हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जो भी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा जब हम टू देयर वैल्यू पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू प्रोडक्ट्स की जो है, ठीक हो गया। तो उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, जबकि जो मशीनरी है और जो मोटर व्हीकल्स हैं या जो केमिकल्स हैं या रॉ आयरन है या ऑयल की फॉर्म है वो ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा प्राइस कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, यानी कि ज़्यादा कीमत रख एक्सपेंसिव आइटम्स हैं। तो एक्सपेंसिव आइटम्स होने की वजह से जो हमारा अदायगी का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये देखें, अगर इंपोर्ट्स आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स आइटम जो हैं वो कम हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? कर्ज़े, लोन्स, प्रॉब्लम्स, फिर हमने वो उसके साथ अदा करना है। हम डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि हम ना दहिंदा बन जाएंगे, कि हमारा पहले ही हमारे वाजिबुल अदा कर्ज़े कीमत होगी, फिर हमें बड़ी कड़ी शराइत के बाद कोई चीज़ दोबारा दी जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा जो पैसे हमने वेलफेयर पे लगा सकते थे, पीपल्स वेलफेयर पे, वो हम नहीं लगा सकेंगे या कम लगाएंगे उसमें, जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहा जाता है? ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस, अगर इंपोर्ट्स इफ़ द इंपोर्ट्स आर हायर दैन द इंपोर्ट्स दैन द फिगर दैट शो, तो जो फिगर है, जो फ़र्क ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि जो भी तादाद हिस्सों में रकम लिखी गई है, वो जो फ़र्क दिखा रहा है कि जी कितना फ़र्क है, अगर इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट आइटम जो है वो ज़्यादा है, तो वो जो फ़र्क नज़र आएगा ना कि भाई इतना हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो उस फ़र्क को हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस, ठीक है। खुशहाली की अलामत है, ग्रीन कलर में दिखाया। ट्रेड डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, फ़र्क, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर इंपोर्ट ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स की निस्बत, तो जो फिगर, जिस तरह अब ये देखें ना, इसमें एक्सपोर्ट मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई है, अगर उसमें वो ज़्यादा है, कोई भी फिगर है उसमें इंपोर्ट्स ज़्यादा कीमत की हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो जो फिगर फ़र्क दिखाएगी उसको हम बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। ये बात होगी। अब अगले टॉपिक पे आ जाए, पेज नंबर 62 है, प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। कि देखें, कोई भी जो चीज़ होती है ना, उसकी एक कीमत होती है, कीमत का तयन किया जाता है उसकी कारकर्दगी पे या उसकी ज़रूरत पे, और उसकी कि कितनी मेहनत से वो चीज़ तैयार की गई है। तो इसमें कौन सी कैटेगरीज़ बनती हैं? इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, जो आपकी बुक में भी मेंशन है, क्लास 7 में भी जो चैप्टर था ट्रेड एंड कॉमर्स का, उसमें भी ये चीज़ मेंशन है, समझाई भी हुई है। तो उसमें ये बात है कि सबसे जो द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स आर, वो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर, तैयार करदा आइटम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ, बसें, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स एट्सट्रा, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं, इनमें देखें ना, एक महारत ज़्यादा चाहिए, इसमें ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि कीमत भी उनकी ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे प्रोसेसिंग में अगर वो गोल्ड को यूज़ की जा रहा है या कॉपर वायर यूज़ हो रही है या मुख्तलिफ पुर्ज़ाजात बनाए जा रहे हैं, फिर चीज़ प्रिपेयर की जा रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक तो आ गया मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स जो होते हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें लिखा हुआ है टेलीविज़न सेट्स हैं, कंप्यूटर्स, वो मैंने आपको समझा दिया सारा। दे आर एक्सपेंसिव, दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स हो गए, मिसाल तौर पे लोहा, आयरन ओर है या ऑयल है, ये सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ये दूसरे नंबर पे आती हैं मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें, ठीक है। जबकि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन है, रॉ कॉटन है, वूल, यानी कि ग्रेन आइटम्स हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, ये दूसरी चीज़ों की, वूल, वेजिटेबल्स हैं, ये आमतौर पे ना इनकी ये जो चीज़ों का मैंने अभी आपसे जिक्र किया है, मशीनरी या मोटर व्हीकल्स और ऑयल और रॉ आयरन, इस आयरन और इससे इनकी कीमत कम होती है। यूजुअली आमतौर पे इनकी निस्बत काफ़ी कीमत कम होती है, इनकी वैल्यू कम है, वैल्यू वाइज ये कम है। माँ सवाए चंद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, माँ सवाए का मतलब है सवाए चंद एक चीज़ों के, मिसाल के तौर पे फ्रूट्स हो गए और कुछ सब्जियां हो गई
कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, ठीक हो गया, या कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी बीन्स होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक हो गया, इनकी निस्बतन फिर भी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। टी होगी। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर हम इन कैटेगरीज़ के हिसाब से देखें जो पाकिस्तान आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, तो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो चीज़ें अगर देखें, इलेक्ट्रिकल बनाता है भी, ये पंखे बनाए या कुछ बहुत सी इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाता है, लेकिन वो पाकिस्तान या जो नॉन इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे साइकिल्स हो गई, कुछ चीज़ें वो, लेकिन वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाता, वो पाकिस्तान के अंदर यानी कि लोग बनाते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक हो गया ना। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो पाकिस्तान जो चीज़ें दूसरे मुल्क में फ़रोख्त करता है वो बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चरल है, ठीक हो गया। तो एग्रीकल्चरल की मैंने आपको बता दी है कि इसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी वैल्यू है वो निस्बतन कम है। इसकी वजह, और पाकिस्तान जो चीज़ें मंगवाता है दूसरे मुल्कों से, उस पर भी एक पहलू ये भी देखें कि पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान जो चीज़ें दूसरे ममालिक से, कंट्री से, ओवरसीज़ से इंपोर्ट करता है, वो ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा कीमत की होती हैं, जिसमें यानी कि जिसमें मशीनरी होती है नॉन इलेक्ट्रिकल है, चाहे पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, आयरन एंड स्टील है, और इन तमाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। 2006 के हिसाब से अगर हम देखें तो 28,051.8 US मिलियन डॉलर्स जो हैं, इतनी लागत की जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट की आइटम्स, जिसमें ये पेज नंबर 65 पे टेबल बना है इंपोर्ट आइटम का, और वैल्यूज़ जो हैं ये US डॉलर में मेंशन की गई हैं। जबकि इसी तरह हेयर आर द फिगर्स फॉर सम इंपोर्ट्स इन 1996 में पाकिस्तान ने कुछ आइटम्स जो हैं वो इंपोर्ट किए, यानी कि 2006 10 साल बाद और 1996 10 साल पहले, 2006 से पहले। तो इसमें अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो उसमें वो चीज़ें काफ़ी कम हैं, जिस तरह ग्रेन पल्सेस शुगर है या ईडिबल ऑयल्स हैं, वो 401.3 मिलियन डॉलर है, तो ईडिबल ऑयल जो 2006 में 739.4 मिलियन डॉलर के हो गए। इस तरह काफ़ी चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, कईयों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैं, तो ये तकरीबन 2188.2 मिलियन डॉलर के हैं, जबकि 1996 में ये सिर्फ 84.6 मिलियन US डॉलर के ये चीज़ें जो हैं ये ख़रीदी गई थी। तो इसकी वजह क्या है? द रीजंस फॉर दीज चेंजेस ओवर 10 years आर लिंक्ड मेनली टू डेवलपमेंट एज वेल एज द राइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का मतलब होता है कि जो बाहर की जो करेंसीज़ का जो रेट है वो भी बढ़ गया पाकिस्तानी रुपीज़ से, उसका फ़र्क ज़्यादा हो गया। जिस तरह अगर हम कहें US डॉलर की, पाकिस्तानी $1 जो था US डॉलर, वो 1996 में बहुत कम कीमत का होगा, मुझे एग्जैक्टली फ़िगर नहीं याद, लेकिन अब जो है यानी कि अगर आज के दिन की हम बात करें, 2021 के जून की बात करें, तो ये बनता है 153 पाकिस्तानी रुपीज़ इक्वल टू $1। तो ये फ़ॉरेन एक्सचेंज का जो लेवल है ये बिगड़ गया, तो इसका भी फ़र्क होता है। अब हम जल्दी से क्विकली इसको पढ़ लेते हैं कि अच्छा, पाकिस्तान का मैं आपको आखिरी में ये बता दूं सिर्फ कि पाकिस्तान को फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान डेब्ट्स में जाता है, उसको IMF से या वर्ल्ड बैंक, IMF से मशवरे और वर्ल्ड बैंक से या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल, उनसे कर्ज़े लेने पड़ते हैं और वो फिर इंटरेस्ट के साथ पाकिस्तान को वापस करने पड़ते हैं, अगर पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में जब चला जाता है, उसको इक्वल यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए किसी हद तक। और इंडिया भी जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव हैवी डेब्ट्स, ठीक है ना। इन फैक्ट मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ओ डेब्ट्स टू अदर नेशंस और टू वन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और मलेशिया भी पाकिस्तान के साथ साथ इससे जो है इसके डेब्ट यानी कि कर्ज़दार हैं। अब आ जाएँ अगले जो टॉपिक है वो है 5वां टॉपिक, पाकिस्तान बिग 5 एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान की 5 जो मेन आइटम्स हैं, एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, वो कौन से हैं, उनके बारे में हमने याद करना है,
और उसके बारे में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लीज़ राइट अबाउट पाकिस्तान, प्लीज़ राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द पाकिस्तान बिग 5 एक्सपोर्ट आइटम्स, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज नंबर 63 और 64 में जो मालूमात हैं उनको चाहे आप कुछ हद तक एडिट भी उसको कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से उसका जवाब जो है वो देना है, ठीक है। और इसका प्रॉपर आंसर ये बनता है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि पाकिस्तान की जो 5 बिग एक्सपोर्ट्स आइटम्स हैं, उसमें नंबर 1 जो है वो कॉटन है, ठीक हो गया। पाकिस्तान जो है दुनिया में चौथे नंबर पे आता है कॉटन प्रोडक्शन में, आफ्टर दी चाइना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक हो गया। और ये 5 शक्लों में बेचा जो कॉटन है ये बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट की जाती है। बना बनाया कपड़ा, कॉटन शर्ट, कॉटन मतलब गारमेंट्स जो रेडीमेड क्लॉथ्स होते हैं, फिर जो कपड़ा ख़वातीन का या मर्दों का या मतलब जेंट्स का, दूसरा कैनवस का जो भी बनाया जाता है थानों की शक्ल में, ठीक है, वो हो गया। फिर धागे की सूरत में, नलकियों की सूरत में, रील्स की सूरत में, और इसके अलावा रॉ कॉटन भी, यानी कि जो कॉटन से भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया वो, और वेस्ट आइटम, वेस्ट कॉटन के जो आइटम्स हैं, चाहे मतलब जो उनका कर्नल ऑफ सीड्स हैं, जो भी चीज़ें वो बेची जाती हैं। रेयॉन का मतलब होता है आर्टिफिशियल सिल्क, मसनूई रेशमी कपड़ा। पाकिस्तान सरप्राइजिंगली पाकिस्तान जो है उसकी दूसरा जो एक्सपोर्ट आइटम है वो रेयॉन है, ठीक हो गया। आर्टिफिशियल सिल्क ये जो नेचुरल सिल्क है उसका मुकाबला तो नहीं करता, लेकिन बहुत सी प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात वही हैं इसके अंदर जो नेचुरल सिल्क की होती हैं। इसका मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूं, मैं आपको इसमें टाइम मतलब कि टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। पेज नंबर 63 पे ऊपर इसकी एक डायग्राम बनाई गई है अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेयॉन। ये आप लोगों ने, हर स्टूडेंट ने इसको अगर ये डायग्राम सिर्फ देख लेता है 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप्स वो जो है समझ लेता है, और इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं स्टूडेंट्स ये आप लोग समझ लें, तो आप लोगों का 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से भी बन जाया करता है। वो क्या होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मेकिंग प्रोसेस ऑफ रेयॉन, प्लीज़ राइट इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम भी आ सकती है, डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए। सॉफ्ट वुड ट्रीज़ आर चिप्ड फाइनली, सॉफ्ट वुड ट्रीज़, और यूजुअली जो पाइन का दरख्त होता है उसके जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको जो है डिज़ोल्व किया जाता है स्पेशल केमिकल्स में, ताकि वो एक गाढ़ा जो है लिक्विड बन जाता है। फिर वो गाढ़ा लिक्विड बन जाता है। इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्वेंट को फोर्स थ्रू, यानी कि इसको गुजारा जाता है दबाव के साथ नोज़ल से, जहाँ पे ये एक पतले धागे की शक्ल में उभरता है, और उस जो धागे को गुजारा जाता है दोबारा एक केमिकल्स के एक टैंक से, ताकि इसको सख्त किया जाए हार्ड करने के लिए, जहाँ पे ये एक बहुत ही नफीस किस्म का धागा बनता है जिसको रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। तो ये इसका तरीका बता दिया। इसका अगला पॉइंट जी राइस है। राइस में आपको पता है पाकिस्तान की दूसरी ग्रेन क्रॉप है आफ्टर वीट, और राइस जो है ये दुनिया में बहुत पॉपुलर एक एग्रीकल्चरल ग्रेन क्रॉप है। इसमें ये पाकिस्तान का तीसरी बड़ा आइटम, एक्सपोर्ट आइटम है, ख़ास तौर पे बासमती चावल, ठीक हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी कि खेलों का सामान पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तैयार किया जाता है। इसके लिए ख़ास तौर पे सियालकोट, उसके करीबी जो शहर हैं, गांव हैं और इलाके हैं, और इसके अलावा भी कुछ पाकिस्तान के शहरों में पाकिस्तान का ये खेलों का जो सामान है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि जो पाकिस्तान की ही जो लोकल लकड़ी है दरख्तों की, उसको यूज़ किया जाए बनाने के लिए। विलो यानी कि ट्रीज सच एज विलो एंड ऐश प्रोवाइड दी रॉ मटेरियल फॉर बैट, स्टम्प्स, हॉकी स्टिक्स एंड रैकेट्स फॉर स्क्वाश एंड टेनिस। और इसके अलावा जो लेदर जो होता है इससे बॉल्स और ये बॉल्स बनाए जाते हैं। और पाकिस्तान स्पोर्ट टीम्स आर अमंग द वर्ल्ड बेस्ट स्पेशली इन क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश। ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो पाकिस्तान इससे भी बहुत पैसे हासिल करता है, वो बहुत मेहनती लोग हैं जो स्पोर्ट्स आइटम्स इक्विपमेंट जो है वो तैयार करते हैं। जो 5वां आइटम है वो है कारपेट्स जो है इससे मुराद है कालीन बनाना। कारपेट्स के बारे में जैसे कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो हार्डी वूल है, जो सख्त किस्म का ऊन है,
जो लेदर जो यानी कि जो स्किन होती है एनिमल्स की, गोट की, शीप की, गॉड्स की या शीप की, उनके ऊपर ये होता है वूल, कुदरत की तरफ से तोहफ़ा। तो ये जो टफ जो हिली रीजन के गॉड्स या शीप होते हैं, उनका जो वूल होता है ये आइडियल समझा जाता है कारपेट्स बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए, कालीन साजी के लिए। सम कारपेट्स, कुछ कारपेट्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, जबकि जो आला तरीन होते हैं वो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं। All of the family can take part and quite young children 6 to 12 with their nimble fingers की नरम नाजुक उंगलियों से वो ज़्यादातर जिसे हम कहते हैं ना कि वो नॉटिंग अच्छी करते हैं, ठीक है ना, उनके वो जो खाने, उनके वो बनाना जोड़ना। लेकिन ये यहाँ पे ये भी एक बात मेंशन करना ज़रूरी है कि इंटरनेशनली चाइल्ड लेबर को बिल्कुल भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ख़ास तौर पे पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाज़त नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को तालीम छुड़वा के ज़बरदस्ती सख्त कामों पे लगाया जाए। तो ये भी एक क्वेश्चन बीच में इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं पेज नंबर 65 की इन्फो में से भी। तो ये इनको जो चाइल्ड लेबर इज़ स्ट्रांगली अपोज ये लिखा हुआ है और इनको बहुत अच्छा समझाता है जो घरों में कारपेट जो है ये बनाए जाते हैं। इंपोर्ट्स में से मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता दिया, इसको मैं जो है स्किप करता हूँ। इनविजिबल एक्सपोर्ट आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इस चैप्टर का। इससे मुराद ये होती है, इनविजिबल से मुराद है कि देखें ये जो हमने पढ़ ली चीज़ें, ये तो वो चीज़ें जो नज़र आती हैं, देखी जाती हैं। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, चावल और इन चीज़ों की तरह, मशीनरी की तरह। मैनी पाकिस्तानी मैन, बहुत से पाकिस्तानी अफराद ओवरसीज़ काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो ऑयल फील्ड्स ऑफ सऊदी अरेबिया में और यूएई में या फिर अमेरिका और बरतानिया में, जहाँ पे उनकी तनख्वाहें और उनके जो पैसे दिए जाते हैं उनको उनके मुआवजे की सूरत में वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा दिए जाते हैं। तो वो ही वो पैसे जो कमाते हैं उनमें से अपना ख़र्चा रख के अपने घर वालों को यहाँ पे अपनी फैमिली को भेजते हैं, सेंड करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इन पैसों को जो पैसे पाकिस्तान में भेजे जाते हैं इनको इनविजिबल कहा जाता है। ये रेमिटेंसेस कहलाती हैं, ये इनविजिबल्स होती हैं। और इसी तरह कुछ लोगों के बिज़नेस होते हैं, वो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें इन्वेस्ट की हुई हैं, तो ये भी इनविजिबल आइटम्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का चैप्टर नंबर 7। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। एक दफ़ा मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। डिफ़ाइन यानी कि जिस तरह अगर हम ये देखें कि डेफिनेशन आनी चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है मैंने आपको समझा दिया, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट के बारे में। प्रोडक्ट्स की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू दी देयर कंडीशन, ठीक हो गया, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें सबसे महंगी है, दूसरे नंबर पे रॉ आइटम्स, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर। पाकिस्तान के बिग 5 एक्सपोर्ट्स अभी मैंने आपको ये बताए हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। और इंपोर्ट्स आइटम्स पाकिस्तान के 2006 और 1996 का कंपैरिजन दिया गया है कि इसमें फ़र्क आ जाता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स।